नमस्ते बच्चों, आप सबका स्वागत है आपके अपनी गणित की कक्षा में। आज आपको मिली है वर्कशीट नंबर 29। तो आइए पढ़ते हैं आपका कार्यपत्रक 29। आज हम बात करेंगे त्रिभुजों की सर्वांग समता के बारे में। तो त्रिभुजों की सर्वांग समता, उसकी क्या कसौटियां हैं? आपको पता ही है कि त्रिभुजों में सर्वांग समता हम कब बात करे थे, जब एक त्रिभुज पूरी तरह से दूसरी त्रिभुज को ढक ले और दूसरी भी पहली वाली को ढक ले। ये हमने पिछली कक्षा में बात की कि हाथों की उंगलियों से एक हाथ से दूसरे हाथ को पूरा पूरा ढांप लेना। इसी प्रकार हम त्रिभुज की बात कर रहे थे। तो जिसकी तीनों भुजाएं और तीनों कोण संगत रूप में समान हो, ये हमने जो पिछली कक्षा में आपसे बात की थी, वो होती है त्रिभुज की सर्वांग समता। लेकिन उसके अलावा वो कौन कौन सी कंडीशन है, वो क्या कसौटियां हैं कि हम उससे कम गुण होने पर भी सर्वांगसम कह सके। आइए आज उन कसौटी या उन नियमों की बात समझें जहां दो त्रिभुजों की सर्वांग समता की बात हम कर सकते हैं। पहली कसौटी है आपकी भुजा भुजा भुजा, जिसे आप इंग्लिश में बोलते हैं साइड साइड साइड, इसलिए बोल देते हैं एस एस एस। इससे भी आप डिफाइन करते हैं। यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं, जैसा कि नाम से जाहिर है एस एस एस, भुजा भुजा भुजा, शॉर्ट फॉर्म में कई पहले बच्चे भू 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 भी बोल देते थे, बट वो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता लिखने में। तो हिंदी में आप पूरा लिखे भुजा भुजा भुजा, या अंग्रेजी में लिखे एस एस एस। तो यहाँ से बड़ा स्पष्ट है कि जब एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरी त्रिभुज की तीनों भुजाओं के संगत रूप में समान हो। अब यहाँ संगत का क्या अर्थ है? संगत का अर्थ है जैसे आप किसी नाम की बात करते हैं, यहाँ त्रिभुज ABC और PQR। तो संगत का मतलब यदि मैं पहली त्रिभुज से AB पढ़ूंगा तो दूसरी से PQ पढ़ना पड़ेगा, और अगर पहली से B और C पढ़ते हैं ऐसे, तो यहाँ क्या आ जाएगा Q और R। तो मतलब इस संगत के रूप में वहां पहला अक्षर है तो यहाँ भी पहला अक्षर लीजिए, वो वहां पर लंबाई के रूप में बराबर होगी। इसका मतलब हुआ यदि ये सर्वांगसम है तो कौन सी भुजाएं बराबर है? AB PQ के बराबर है, BC QR के समान है, और AC PR के समान है। इस कसौटी को बोलते हैं भुजा 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 कसौटी। तब हम कहेंगे कि त्रिभुज ABC त्रिभुज PQR के सर्वांगसम है। यदि ऐसा है तो इसका उल्टा तो हम कह ही सकते हैं कि जब त्रिभुज सर्वांगसम है तो यही भुजा आपस में समान होगी। तो हम भुजाओं के हिसाब से ही बात करते हैं, जैसे यहाँ भी थी कि ये वाली साइड इसके समान थी, ये वाली साइड इसके समान थी, और ये वाली साइड इसके समान थी। अब लिखते समय कई बार क्या करते हैं, इसका थोड़ा सा अभ्यास आपको आइए यहीं से करते हैं कि भुजाओं में हम लिखते समय क्या करें। इसके लिए एक बार फिर से इसको मिटा देते हैं और देखो नाम पढ़ते हैं, थोड़ा बड़ा करके देखें। आइए यहाँ जैसे यहाँ जो त्रिभुज है इसमें AC की दी है 6 सेंटीमीटर, और दूसरे वाले में इसका नाम है PQ। तो यहाँ AC 6 सेंटीमीटर है, और यहाँ देखें फिर से देखें Q है कि R है? R, ये वाला। तो ये है आपका PR और ये है आपका AC। यहाँ 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, इधर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। अब साइड में क्या होता है, हम AC कहें या CA कहें, वो 6 सेंटीमीटर ही होता है। तो जब भी किसी त्रिभुज को हमें लिखना है साइड के बाद कि कैसे सर्वांगसम है, हालांकि अभी लास्ट में क्वेश्चन है, हम वो पूरा अभ्यास करेंगे, फिर भी आपको यहीं से बता देते हैं कि आपको क्या करना है। मान लीजिए आपको 6 ये 3 3 और जो दूसरी साइड है 5 या जो भी नजर आ रहा है वो आपकी समान है। तो हम क्या करते हैं, पहले किसी एक त्रिभुज का नाम तो आप कैसे भी लिख लीजिए। जैसे यहाँ पर मान लीजिए आपने इसका नाम कोई भी एक त्रिभुज का लिखें, आगे पीछे कैसे भी कर सकते हैं। तो अभी थोड़ी देर के लिए मान लीजिए हम उल्टा करते हैं, BCA ऐसा लिख लेते हैं। तो BCA किसकी सर्वांगसम होगा उसका अभ्यास करते हैं। देखो सबसे पहले त्रिभुज में क्या नाम दिया है? B। अब यहाँ देखें B के सामने कौन सी साइड है? 6 सेंटीमीटर। तो वहां ढूंढे 6 सेंटीमीटर कहाँ है? ये वाला। और उसके सामने कौन सा कॉर्नर है? Q। तो ऐसे आप आसानी से बिल्कुल उसी बिंदु पर जा पहुंचते हैं, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। B के सामने 6 है तो दूसरी में 6 के सामने कौन है? Q। इसका मतलब B के स्थान पर वहां क्या होना चाहिए? Q होना चाहिए।
अब दूसरा नाम यहाँ पर है सी। सी देखिए, सी जो शीर्ष है, वर्टेक्स है, कोना है, कॉर्नर है, ये किसके सामने? इस साइड के सामने, जो यहाँ शायद 3 सेंटीमीटर है। तो यहाँ 3 सेंटीमीटर के सामने कौन है? आर। इसका मतलब सी के स्थान पर क्या आ जाएगा? आर। अब क्या बचा? अब तो यहाँ एक ही अक्षर बचा है, और वो कौन सा है? पी। इसका मतलब बी सी ए अगर हम कहते तो ये हो जाता क्यू आर पी के। तो ऐसे आप किसी भी एक त्रिभुज का नाम लिखें और दूसरे का उसी के संगत रूप में बनाना सीखें। आइए और आगे चलते हैं। दूसरी कसौटी की बात करें, वो है भुजा कोण भुजा। जैसे कि नाम से आपको जाहिर हो जाएगा, भुजा कोण भुजा, तो दो भुजाओं के बीच में एक कोण है। आपको आकृति में भी ऐसा ही देखना है कि यदि दो भुजाएं और भुजाओं के बीच में बना हुआ कोण, जैसे ये दो भुजाएं और ये दो भुजाएं समान हैं, जैसा दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, और इनके द्वारा जो बनाया हुआ कोण है, जो इन दोनों भुजाओं से बन रहा है, वो भी समान है। इस वाली कसौटी को बोलते हैं भू को भू, मतलब भुजा कोण भुजा, इंग्लिश में साइड एंगल साइड, उसी को बोलते हैं SAS। ठीक है, तो हम कहेंगे यदि त्रिभुज सर्वांग होते हैं तो इसकी दो भुजाएं और उनके अंतर्गत कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजाएं और अंतर्गत कोण के बराबर हैं। अब यहाँ ये कसौटी का मतलब यह है कि यदि ऐसा है तो त्रिभुज सर्वांग हो जाएगी। तो आइए देखें, यहाँ भी हमें नाम कैसे लिखना है। या तो आप किसी की अगर नकल करना चाहें तो एक नाम पहले लिखें, जैसे त्रिभुज LMN। तो LMN लिखने के बाद देखें, L के सामने 5 सेंटीमीटर था और यहाँ 5 सेंटीमीटर के सामने क्या है? D। तो जहाँ L से स्टार्ट होगा वहाँ क्या हो जाएगा? D। ऐसे ही अगला नाम है यहाँ पर M। अब M के सामने 3 है और यहाँ 3 के सामने F है। इसका मतलब जहाँ M आना था सेकंड नंबर पर वहाँ F आ जाएगा, और लास्ट में N है तो वहाँ तो E बच ही जाएगा। बट अब कोण के हिसाब से लिखना चाहे तो वर्टेक्स में कोण भी आसानी से लिखा जा सकता है कि यहाँ जहाँ N है वो लास्ट में है, तो 40 डिग्री यहाँ कहाँ बन रहा है? E, तो E आपका लास्ट में आएगा। तो आप कोण के हिसाब से भी कर सकते हैं, और भुजाएं जो समान है उनका जो अपोजिट वर्टेक्स है, शीर्ष जो उस भुजा के सम्मुख है, उससे आप बड़ी आसानी से इनके नाम लिख सकते हैं। तो अभी हमने एक पढ़ा था भुजा भुजा भुजा, अब पढ़ा भुजा कोण भुजा। आइए अब अगला पढ़ते हैं। अगली है कोण भुजा कोण। इसका ठीक अलग तरह का कि दो कोण समान हैं और उनके बीच वाली भुजा, जैसे ये कोण इसके समान है, ये कोण इसके समान है, और इन दोनों कोणों के बीच की जो भुजा है वो भी समान है। ऐसा है तब भी हम त्रिभुज को सर्वांगसम कह सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ भी नाम, अभी तो आप इसकी नकल करेंगे नो डाउट, लेकिन आप कहीं भी नाम किसी भी तरह से बदल के लिख सकते हैं। आइए हम थोड़ा बदल के लिख देते हैं। DEF तो इसने लिखा ही है, वैसे ही आसान भी है क्योंकि D और E पर ही आपके कोण दिए हुए हैं। तो हम यहाँ क्या करेंगे, DEF अगर आपने लिख दिया है तो D पर देखें कौन सा एंगल है? 70 डिग्री, और वहाँ 70 कहाँ है? Q पर, तो आपको Q से आरंभ करना है। फिर E पर जो एंगल है वो कितना है? 75 डिग्री, और यहाँ भी कहाँ है 75? R पर। इसका मतलब जहाँ E आया वहाँ आपका R आएगा, और जो बच गया वो तो आपको लिखना ही है। इस प्रकार आप त्रिभुज के सर्वांगसम लिखते समय नाम का बड़ा महत्व है। यदि आपने नाम आगे पीछे गलत कर दिए तो पूरा ही सवाल गलत हो जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, अभ्यास करते रहेंगे। अब आती है चौथी कसौटी और महत्वपूर्ण कसौटी, वो है समकोण त्रिभुज में कर्ण और भुजा। समकोण मतलब एक 90 का कोण, एक कर्ण और एक भुजा। इसे बोलते हैं RHS, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज एंड साइड। और ये किस में मिलेगा? हमेशा समकोण त्रिभुज में। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि अभी एक कोण के साथ दो भुजा का हमारे पास सर्वांग समता का नियम नहीं था। जो भी हम पढ़े थे वो या तो दो कोण के बीच में एक भुजा थी, या दो भुजा के बीच में एक कोण था, जैसे यहाँ था, या तो दो भुजा के बीच में कोण था या दो कोण के बीच में भुजा थी। ऐसा कहीं नहीं था कि एक कोण है और कोई दो भुजाएं हो जाएं। उसमें आपकी सर्वांग समता हो भी सकती है और नहीं भी, इसलिए उस कसौटी को हम पूर्ण रूप से नहीं मानते हैं, तो वो सर्वांग समता की कसौटी में नहीं शामिल किया जाता, ये ध्यान रखेंगे। लेकिन यहाँ जो कोण है, क्योंकि राइट एंगल है,
तो यहाँ कोण भुजा भुजा से इसे आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करेंगे। ये RHS मतलब समकोण, H हाइपोटेन्यूज मतलब कर्ण और एक भुजा। तो यदि किसी समकोण त्रिभुज में, तो समकोण तो 90 हो ही गया समकोण त्रिभुज में, अब उसे बेशक ना देखें, तो समकोण त्रिभुज में क्या देखना है, दो साइड, कौन सी, एक कर्ण और एक कोई भी साइड जो भी मन करे। तो यहाँ इसका कर्ण इस कर्ण के समान है और एक भुजा इस भुजा के समान है और ये समकोण त्रिभुज है, तब हम कह सकते हैं ये त्रिभुज सर्वांग सम है। आया आपको अच्छे से समझ में जी। तो अब इनको हम याद रखेंगे, बस इसी ने इस लिखा हुआ है कि यहाँ त्रिभुज का नाम आप कहीं भी लिखें, PQR अगर आपने लिखा है तो देखिएगा P ये वाला है, ये इसके सामने 3 सेंटीमीटर है, तो दूसरी तरफ जो नाम लिखा जाएगा वो 3 सेंटीमीटर के सामने वाला वर्टेक्स क्या हो गया, B, तो हमने B लिख दिया। फिर A जो लिखा है PQR, A की बजाय हम पहले QR को देखें, तो Q कहाँ है, इसके सामने का नहीं पता, छोड़ दीजिए। उसके बाद देखिए R कौन सा, ये जिस पर 90 का कोण है, या कहें जो 5 सेंटीमीटर के सामने, तो यहाँ 90 का कोण वाला C है, या 5 के सामने भी C है, तो वो यहाँ पर लास्ट में, तो यहाँ भी C लास्ट में होगा, जो बच गया बीच में लिख देंगे। तो आप नाम अपनी इच्छा से अपनी सुविधानुसार लिख सकते हैं, आप इसे दूसरे नाम से भी कर सकते थे। आइए यहीं से अभ्यास करें। मान लीजिए आप इसी त्रिभुज में नाम कहीं और से आरंभ करते हैं, जैसे थोड़ी देर के लिए आप PQR को छोड़ देते हैं, ये हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है, इसको छोड़ दिया हमने PQR को, हाँ जी, ये हटा देते हैं। अब इसका नाम बदल देते हैं थोड़ा सा, है तो वही PQR, लेकिन किस रूप में लिखना, आप कुछ आगे पीछे लिख सकते हैं, जो भी आपका मन करे। अभी हम लिख देते हैं, मान लीजिए RPQ। तो आप चित्र से देखेंगे, उसको भूल जाए वहां क्या लिखा था, उसको नहीं देखना। RPQ, R पर क्या है, 90 डिग्री का, तो दूसरी त्रिभुज 90 का कहाँ है, C पर, तो जहां R से स्टार्ट किया यहाँ क्या आ जाएगा, C। ध्यान से देखिए, अब अगला क्या है, P के सामने क्या है, 3 सेंटीमीटर, यहाँ 3 सेंटीमीटर के सामने कौन था, B, इसलिए क्या लिखेंगे, B। और जब C भी लिख दिया तो बच कौन गया, A, बस। इसे आप ऐसे किसी भी प्रकार लिख सकते हैं, ठीक है। आइए अब करते हैं आगे आपका अभ्यास। तो यहाँ बताना है कि त्रिभुजों में कौन से सर्वांग सम त्रिभुज की जोड़ी है और उसमें कौन सी कसौटी लग रही है। तो आइए पहले देख लेते हैं, एक सबसे आगे त्रिभुज आपको नजर आ रही है, थोड़ा बड़ा करके देखें, ये एक है समकोण त्रिभुज, एक और भी समकोण त्रिभुज है, तो आपको 2 नजर आई, इसको और इसको रंग भर देते हैं। तो पहले इनकी बात करते हैं, क्या सच में ये सर्वांग सम है, साइड देख लेते हैं। समकोण त्रिभुज में अभी हमने पढ़ा RHS, राइट एंगल ट्रायंगल में राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और साइड, यानी कि एक कर्ण और एक भुजा। तो इसमें देखें एक कर्ण कितना है, 8 सेंटीमीटर है, यहाँ भी 8 सेंटीमीटर है, और भुजा यहाँ भी 5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ भी 5 है, तो बात बन गई। हम इसे कह सकते हैं कि हमारे पास ये कौन सी कसौटी हुई, RHS की। और त्रिभुज का नाम कैसे लिखेंगे, एक नाम पहले आप कोई भी लिख दीजिए। तो BC किसके समान है, MN के, और AC किसके समान है, MO के। अब वो MO भी हो सकता है, OM भी लिख सकते हैं। तो गलती से बचने के लिए क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, आप पहले एक नाम लिख दें कोई भी, जैसे त्रिभुज ABC। अब ध्यान से देखें, हमने A स्टार्ट किया, उसके सामने 5 सेंटीमीटर था, यहाँ 5 के सामने वर्टेक्स कौन सा है, मतलब शीर्ष, कॉर्नर, 5 के सामने क्या हुआ, O, तो वहां आरंभ किससे करेंगे, O से, तो वहां लिख देंगे सर्वांग सम है। अच्छा, यहाँ से अगर नहीं स्टार्ट करना तो आप एंगल से भी ले सकते हैं, एंगल यहाँ पर B पर था और यहाँ एंगल कहाँ पर है, N पर, तो आप ऐसे बीच में पहले N लिख दिया, ऐसा भी आप कर सकते हैं। फिर वहां जो C था कॉर्नर, वो आपके पास है, ये वाली लाइन, जब BC पढ़ते हैं, BC पढ़ा 5 सेंटीमीटर, तो वहां पे 5 सेंटीमीटर क्या पढ़ेंगे, MN या NM, तो MN तो क्या कहेंगे, NM कहेंगे, क्योंकि यहाँ दूसरा और तीसरा नंबर है, तो M तीसरे पर आया। इसी चीज को दूसरे ढंग से भी पढ़ाएंगे अभी, और जो बच गया वो स्टार्टिंग में लिख दिया O। हम वहीं से आपको पढ़ा रहे थे कि जैसे आपने A लिखा 5 के सामने, तो यहाँ 5 के सामने O है, वो आ जाएगा पहले, फिर B है 90 के कोण पर, यहाँ है N, तो N आ जाएगा, और जो बच गया वो पीछे लिख देंगे। तो आपको भुजा से ज्यादा शीर्ष वाला लिखने में आसान हुआ कि नहीं,
बिल्कुल। तो एंगल दिए हैं, कोण दिए हैं, तो आप इजीली कोण वाला अंक लिखेंगे, मतलब अल्फाबेट लिखेंगे। लेकिन अगर आपको भुजा दी है तो कंफ्यूज ना हो, उसके सामने का शीर्ष लिखना आरंभ कीजिए, गलतियां ही नहीं होंगी कभी। आइए, अब ये वाली त्रिभुज है, इसमें है 5 6 6 और है कहीं 5 6 6, ढूंढे 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 मिल गया। वो अलग बात है कि यहाँ कुछ और भी है, बट कोई बात नहीं, हमें साइड मिल गई, काफी है। तो भुजा भुजा भुजा, इसकी तीनों भुजा उस त्रिभुज की तीनों भुजाओं के समान है, तो हम कहेंगे ये भी सर्वांग सम है। अब नाम आप कोई भी एक लिखें, पहले GHI लिख दिया हमने, तो G के सामने क्या है, 6 सेंटीमीटर। अच्छा, वहां 6 सेंटीमीटर के सामने क्या है, अब दो बातें हो गई, वहां दो जगह 6 है, तो आपके पास D भी है और E भी है। कोई भी एक लिख कर देख लेते हैं, फिर देखते हैं क्या गलत है क्या सही। तो आप E भी लिख सकते थे और D भी, अब लिखें क्या वो आपको अभी पता चल जाएगा कहाँ गलती होती। अब दूसरा नाम यहाँ पर आपने लिखा H के सामने कितना था, 5, और वहां 5 के सामने क्या था, F, तो इसलिए E के बाद क्या आ गया, F। तीसरा आपके पास बच ही गया, तो आपने लिख दिया D। अगर आप इसे DEF लिखते तो क्या गलत होता, देखते हैं। GH में 6 सेंटीमीटर होता और जो DE है वो कितना होता, 5, तब तो गलत हो जाता। तब वो फिर DF से स्टार्ट होता, वो आता DFE। तो DFE से क्या होता है, GH आपका देखें कितना है, 6, तो वहां से आप लिखते 6 में DF आ जाता। उसके बाद HI कितना है, 6, और वहां से जब आप DFE करते तो FE भी 6 आ जाता। तो भुजा वालों में गलती होने के चांस कम ही रहते हैं। आप वहां से भी आरंभ कर सकते थे, यहाँ से भी, क्योंकि दोनों साइड तो इक्वल ही थी पहले भी, इसलिए। आइए, बाकी आप वर्टेक्स का ध्यान रखें, गलतियां होंगी नहीं कभी। DEF किसी और के भी समान है, गौर से देखिए। अभी हमने EFD बोला था, अब इसको नाम बदल के लिख देते हैं DEF। इस त्रिभुज के अलावा एक त्रिभुज और है, हाँ, ये इधर कॉर्नर वाली, ये SUT या TUS या SUTU, जो भी आप कहें। अब देखें क्या नाम बनेगा, क्योंकि इसमें भी 5 और 6 तो है, तीसरी साइड नहीं है, तो कौन बराबर है, कैसे देखो, इसका भी कौन 65 है, इसका भी कौन 65 है, तो ये वाली और ये वाली आपकी बराबर हो गई। आइए, तो इसका नाम कैसे लिखेंगे, DEF के साथ क्या लिखेंगे, D 65 के कोण पर है, वहां 65 कहाँ है, S, या तो ऐसे लिखें या ऐसे कह सकते हैं कि D के सामने 6, वहां 6 देखेंगे तो यहाँ तो 3 साइड दी थी, यहाँ 3 साइड नहीं दी हुई, जब कोण दिया है तो फिर पहले कोण का लिख लीजिए। तो D के साथ क्या लिखा, S। उसके बाद E के सामने यहाँ देखें 6 सेंटीमीटर है, और यहाँ 6 के सामने कौन है, U, इसका मतलब यहाँ नाम हो जाएगा S के बाद U और U के बाद T, तो आपको लिखना ही है। आओ फिर भी चेक कर लेते हैं। अगर हम स्टार्टिंग में, अच्छा, आपको साइन तो लगाना है सर्वांग सम का, वो बिल्कुल याद रखिएगा। DE ऐसे पूरा साइड पढ़ते हैं DE, तो वहां से SU पढ़ा जाना चाहिए, तो जितना DE होगा, DE कितना है, 5, तो SU भी 5 होना चाहिए, बिल्कुल है। अगला हम पढ़ रहे हैं यहाँ से, मान लीजिए DE के बाद DF है, या हमें जो दिया हुआ है DF दिया हुआ 6, तो DF पहला और आखिरी पढ़ा, तो यहाँ पहला और आखिरी 6 होना चाहिए। ST को पढ़ते हैं तो ST, हाँ, वो भी 6 है, तो आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं। अब ये वाली त्रिभुज किसके है, दिखाई दी कुछ, हाँ, यहाँ पर दिए हुए हैं। अच्छा, यहाँ कौन सी कसौटी थी, पहले वाले में तो उसमें साइड थी, उस सबसे पहले वाले में RHS, और तीसरे वाले में कौन सी थी जो भी कर रहे थे, साइड एंगल साइड, भुजा कोण भुजा, दोनों भुजाओं के बीच में एक कोण था। अब क्या है, दो कोण और एक उनके बीच की भुजा, तो ये हो गया कोण भुजा कोण, ये वाली कसौटी हो गई। 4 कसौटी हमने पढ़ी है, चारों का एक एक सवाल यहाँ दिया गया है। तो यहाँ नाम कोई भी पहले लिखे आप, ट्रेंगल VWZ हमने लिख दिया, VWZ। अब V पर कितना का एंगल है, आओ देखो, ये दिखाई दिया 30 का, और यहाँ 30 का कहाँ है, P पर, तो जहां V लिखा है वहां क्या लिख देंगे, P लिख देंगे। और जब W है तो W कौन से 135 का, तो यहाँ 135 Q पर है, जो बच गया वो नाम लास्ट में लिखेंगे। तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सरल है, और आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो अभ्यास करते रहिए, पढ़ते रहिए। आज हमने पढ़ा त्रिभुजों की सर्वांग समता, इसी प्रकार आगे कुछ और लेकर आएंगे। तब तक आप करते रहिए अभ्यास, साथियों को लेकर साथ चले,
सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कीजिए ताकि आपको वीडियो की जानकारी समय पर मिलती रहे। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। फिर मिलते हैं। नमस्ते।